हेलो हीरो, कैसे हो आप सब। मैं प्रवेश यादव और आप देख रहे हैं एम्पायरवेल एजुकेशन। आज की टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, शुरू से। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्लास 11 की चैप्टर फर्स्ट, एकदम स्टार्टिंग से। की टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेट, जो कि प्रश्नावली पहला ही है क्लास 11 के मैथ में, जो है सेट, समुच्चय। पहला क्या टॉपिक है? समुच्चय। अब इसका समुच्चय क्या चीज है ना, जैसे कोई आया हमसे पूछ रहा भैया समुच्चय, तो उसके बारे में जब हमें जानकारी रहनी चाहिए ना कि समुच्चय आया कहां से, इसके जनक कौन है, ये चीज जानकारी चाहिए ना। तो हम फादर ऑफ सेट, मतलब समुच्चय के जनक जो है हमारे जॉर्ज कैंटर हैं। कौन है? जॉर्ज कैंटर। समुच्चय के जनक भैया कौन है? जॉर्ज कैंटर, जो एक जर्मन गणितज्ञ थे। क्या थे? जर्मन गणितज्ञ। ये समुच्चय को बहुत आगे ले गए हैं। ये यहीं पे यूज नहीं है। मान लो आपने पहली बार सुना हो समुच्चय, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं हूं ना। अगर पहले सुने हो तो भी ठीक है, नहीं सुने हो तो भी ठीक है। अगर मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको इतनी जीरो से बताएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि आप भूलोगे नहीं कभी। हमने पढ़ लिया तो समुच्चय की परिभाषा और आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले ना समुच्चय में हम पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, ऑल ओवर व्यू हम देख लेते हैं कि समुच्चय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ऑल ओवर व्यू समुच्चय में हमें क्या पढ़ना है। पहले तो पढ़ना है समुच्चय और उसका निरूपण। क्या पढ़ना भैया? पहला पढ़ना है समुच्चय पढ़ना है और उसका निरूपण पढ़ना है। दूसरे में क्या पढ़ना है? समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है ना, समुच्चय के प्रकार पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है हमें वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? ये भी तो दिक्कत है ना, पूछेंगे भैया वेन आरेख। वेन आरेख तो हर जगह यूज होता है भैया, यहाँ तक कि इंटर में भी और हाई लेवल में यूज होता है। वेन आरेख का यूज हर जगह वेन आरेख आता है, कोई कंपटीशन एग्जाम में भी वेन आरेख आता है भैया समुच्चय का। तो ठीक है, वेन आरेख पढ़ेंगे हम। उसके बाद समुच्चय पर संक्रियाएं क्या होती है, ये वेन आरेख जो है आगे हम बहुत अच्छे से, ये समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन आरेख। तो बहुत अच्छे से हम बताएंगे सारे टॉपिक को। समुच्चय पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। अब संक्रियाएं क्या होती हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना आपका। समुच्चय ठीक है, संक्रियाएं क्या, जैसे आप गिनती पढ़ते हो ना 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब करते हैं ना, गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ करते हैं। ये हमारी क्या है भैया? संक्रियाएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? समुच्चय का पूरक। इसमें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है व्यवहारिक प्रश्न। ठीक, अब क्या करें, चलिए थोड़ा सा यह है कि समुच्चय के प्रकार में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये पढ़ना है। समान समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, और बहुत सारे समुच्चय हैं। लेकिन हमारी टॉपिक में क्लास 11 की बुक में जो है बस हमारे लिए इतना है, तो जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे मतलब 12 में जाएंगे आप तो और आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाएंगे, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब उसके बाद आता है समुच्चय पर जो संक्रियाएं हैं। समुच्चय पर हमने बताया ना, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करते हो आप ना, तो वो हमारी संक्रियाएं एक प्रकार से होती हैं। तो उसमें भी हम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक सम्मिलन पढ़ेंगे, दूसरा सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा पढ़ेंगे भैया? अंतर। तो ये हमारा क्या है? समुच्चय का ऑल ओवर व्यू था। समुच्चय में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये टोटल चीजें हमें समुच्चय में पढ़नी है। तो ठीक है, इसमें देखो समुच्चय और उसका निरूपण हम कहां पढ़ेंगे? समुच्चय और इसका निरूपण हम पढ़ेंगे भैया 1.1 प्रश्नावली में। किसमें? 1.1 प्रश्नावली में। दूसरा समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार हम पढ़ेंगे ना 1.2 एंड 1.3 में पढ़ेंगे। किसमें किसमें भैया? 1.2 एंड 1.3 में पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। दो प्रश्नावली हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 में हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। फिर वेन आरेख, वेन आरेख हम पढ़ेंगे 1.4। ठीक है, एक प्रकार से हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि एक एक करके क्या लिखें, इन तीनों का यूज, ये समुच्चय का पूरक और ये समुच्चय पर संक्रियाएं, ये तीनों पढ़ेंगे 1.4 में, 1.5 में, ये दोनों में पढ़ेंगे। वेन आरेख, समुच्चय पर संक्रियाएं और समुच्चय का पूरक,
ये तीनों जो है टॉपिक हम पढ़ेंगे 1.4 में, 1.5 में। उसके बाद लास्ट आता है व्यवहारिक प्रश्न, जो हम पढ़ेंगे 1.6 में। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में क्या होता है, इन सबका मिला के क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसको बहुत समझ लीजिए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसमें। और करते हैं समुच्चय का डिफिनीशन, मतलब परिभाषा। समुच्चय क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या लिखा है, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब अवयव क्या होते हैं, अवयव कह लो या फिर कह लो वस्तु। ठीक है, अवयव बोल लो या फिर वस्तुओं के बोल लो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। या फिर ये कह लो भैया कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो अब सुपरिभाषित क्या होता है, ये दिमाग में आएगा ना कि ठीक है सर, वस्तु समझ में आ गया, कोई भी ले लो, मेज ले लो, कुर्सी ले लो, कुछ भी, गिनती की संख्या ले लो, कुछ भी ले लो, अवयव वस्तु हो गया। ठीक है, सुपरिभाषित क्या होता है, सुपरिभाषित मतलब हम कह सकते हैं कि जो किसी के द्वारा ना बदले। अगर एक प्रकार से हम कह सकते हैं, कोई किसी चीज का आंसर हमसे पूछिए, हम भी वही जवाब दें, या फिर किसी और से पूछिए, वो भी वही जवाब दे, और किसी और से पूछिए तो भी वही जवाब दे, मतलब सेम आंसर आए, तो हमारा होता है सुपरिभाषित। ठीक है, और संग्रह क्या होता है, संग्रह मतलब आप जानते हैं, ग्रुप कह लो, इकट्ठा करना किसी चीज को। ये मार्कर है, हमने इकट्ठा कर लिया, ये क्या है आपका, ये मार्कर है, हमने इकट्ठा कर लिया, ये आपका संग्रह हो गया। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझ में आया। सुपरिभाषित क्या होता है, मतलब किसी के द्वारा वो उसका आंसर ना बदले। हमने लिखा है ना, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, ये चीज समझ में आया। सुपरिभाषित मतलब कि जो अगर किसी चीज का आंसर है, तो जैसे हम कह सकते हैं ना कि अगर कोई चीज पूछे, भैया प्रवेश सर ये बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम बताएंगे ना गिनती वाली संख्या को 1 2 3। चलिए ठीक है, प्रवेश सर से पूछ लिया। अब जाके मान लीजिए दीपक सर से आप पूछ लिए, दीपक सर बताइए कि जो है प्राकृतिक, वो भी तो यही बताएंगे 1 2 3। तो ये होता है सुपरिभाषित। अगर इन्होंने गलत बता दिया, गलत मतलब दूसरा कुछ बता दिया, तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा भैया। ठीक है, और संग्रह क्या होता है, हमने कहा ना, ये तीनों मार्कर को इकट्ठा कर लिया, वही हमारा होता है संग्रह करना। ठीक है, तो सिंपल से भाषा में वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। तो चलिए, समुच्चय होता क्या, सारी चीजें हमने डिफिनीशन पढ़ लिया। अब इसको कैसे दर्शाएंगे या फिर कैसे लिखेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखते हैं, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, तो देख सकते हैं आप, हमने क्या लिया है कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। ये चीज याद रखना आप, हमने क्या लिखा है, सम, 10 से कम प्राकृतिक संख्या। आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या जहां से स्टार्ट करते हो वही तो होता है ना प्राकृतिक संख्या। तो सिंपल से आप कह सकते हो कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या। तो क्या क्या होता है आप बताओ हमें, आपको पता है, कमेंट में बताइएगा 10 से कम सब प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या क्या होता है, 2 4 6 8। इसके आगे हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 10 लेंगे तो 10 तक जाएगा, और 12 लेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 2 4 6 8। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्या, देखिए इसको हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें, ये चीज। तो अगर किसी की प्रैक्टिस जो है ना हुई हो, तो मझले ब्रैकेट की प्रैक्टिस कर लेना आप, क्योंकि आप शायद पहली बार यूज कर रहे होंगे, लेकिन बॉडमास रूल में भी आप यूज किए होंगे, कक्षा 6 7 8 में पढ़े आप। तो अगर आपको आता है ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस करिएगा कि जो है ये करली ब्रैकेट कैसे बनता है। तो देखो मेरे हिसाब से अगर आप यस बना तो उसके बाद यहां से ऐसे खींच, तो ये हो गया करली ब्रैकेट। सिंपल भाषा में मेरे हिसाब से यही है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप आसानी से। तो अब देखिए क्या किया हमने, 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या हमने ले लिया। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। पहली चीज, हमने संग्रह लिया भैया, किसी चीज का ले लिया ना, जैसे हमने कहा था ये मार्कर ले लो, हमने ये संग्रह ले लिया। अब हमने कहा कि सम प्राकृतिक संख्या 10 से कम, तो हमने ये ले लिया, संग्रह लिया। लेकिन क्या ये कारण अब आता है ना कि सुपरिभाषित है या फिर नहीं है, परिभाषित संग्रह है कि नहीं है ना। तो आपने मुझसे पूछा, मैंने ये बताया 2 4 6 8, किसी और से पूछ के देख लो आप कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वो भी यही बताएगा, 2 बताएगा, 4 बताएगा, 6 बताएगा, 8 बताएगा। अगर वो ये ही बताता है, बताएगा भी, क्योंकि कोई भी किसी से पूछोगे 10 से कम
सम प्राप्त की संख्या, यही तो बताएगा ना भैया। जब ये बताएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय। सुपरिभाषित है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं सुपरिभाषित संग्रह। पहली चीज तो ये इकट्ठा हमने क्या संग्रह किया। दूसरी चीज ये परिभाषित है, किसी से आप पूछ लो यार, सबसे पूछ लो ना, किसी से पूछो यही सारी चीज बताएंगे, यही चीज है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है भैया, समुच्चय। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना कि सर हमने तो लिखा 2 4 6, ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 4 6 8, ये तो लिख सकते थे आप। आपने यहां जो है मझला ब्रैकेट क्यों लगाया। तो आपको हम बता दें भैया कि समुच्चय को हम हमेशा जो है मझले ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपको ये इस तरह लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि वह हमारा समुच्चय है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, तो इतना समझ में आया ना। दूसरे पे आते हैं, क्या लिखा है, 5 सबसे अच्छे जानवर, 5 सबसे अच्छे जानवर। चलिए आप हमसे पूछेंगे, हमने कुत्ता रखा है, तो हम क्या करेंगे, कुत्ता मेरा सबसे प्यारा है, अच्छा है। मेरे लिए शेर प्यारा हो गया, चाहे वो मुझे खा जाए अलग बात है ना, तो लेकिन मेरे लिए क्या हो गया, शेर प्यारा हो गया, कुत्ता प्यारा हो गया, उसके बाद चिड़िया प्यारी, गाय प्यारी हो गई। लेकिन अगर किसी और से जाके पूछेंगे, मान लीजिए आप अपने बगल से पूछेंगे कि भैया हमें 5 सबसे अच्छे जानवर बताइए, उसे कुछ और चीजें अच्छी लगी ना, तो मान लीजिए उसे भैंस अच्छी लगती हो, या फिर टाइगर अच्छा लगता हो, या फिर जो है कह सकते हैं हम, बहुत सारे जानवर हैं जो भी सबके हिसाब से अलग अलग होगा ना। तो क्या ये परिभाषित है, क्या सबने एक आंसर बताया भैया, नहीं बताया ना, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं समुच्चय नहीं है, सिंपल भाषा में। क्योंकि सबके अनुसार सबसे अच्छे जानवर तो अलग अलग हो सकते हैं ना, मेरे अनुसार अलग होंगे, आपके अनुसार हो सकता है आपके अच्छे दूसरे जानवर हो, किसी और से पूछेंगे उनके हिसाब से और अच्छा जानवर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब 5 सबसे अच्छे जानवर, तो ये परिभाषित हुआ नहीं। हमने क्या बताया था आपको याद है कि सारे लोगों का आंसर सेम हो तो परिभाषित होता है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, समुच्चय तो नहीं कहलाएगा, ये फिक्स है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं किसी ये समुच्चय, कतई नहीं कह सकते भैया, ये जो है समुच्चय नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं, क्या लिखा है, लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं आपको याद है, बचपन से पढ़ रहे हो यार, क्लास फर्स्ट में जाओगे तो भी सर यही सिखाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू 5 ही होते हैं, तो लिख दो ए ई आई ओ यू, ये हो गया। हमने कहा ना इसमें करली ब्रैकेट बना दो, मतलब मजला ब्रैकेट बनाएंगे। अब ये क्या, ये चीज ये बताइए कि क्या ये समुच्चय है, आप सिंपल से कह सकते हो क्योंकि ये सुपरिभाषित है ना, हाँ सर है, आप बिना पूछे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया दोनों तो ये आप आराम से बता सकते हो कि हाँ सर ये क्या है, समुच्चय है। कैसे, क्योंकि आप किसी से पूछोगे, चलिए मुझसे पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है, स्वर हमारे ए ई आई 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू हम बताएंगे। आपसे पूछा आप बताओगे, किसी और सर से पूछा, किसी भैया से पूछा, वही बताएंगे, यही बताएंगे ना। तो जब यही बताएंगे क्योंकि सारे के द्वारा जो है आंसर सेम आया, तो जब ये सेम आया तो ये क्या हुआ आपका, सुपरिभाषित हुआ। जब वो सुपरिभाषित हुआ तो हम कह सकते हैं क्या है, समुच्चय है, सिंपल भाषा में आराम से कह लो आप। तो इसे लिख सकते हैं सुपरिभाषित है, ये आसानी से है, समझ में आया समुच्चय। यार ये तो हमारे हिसाब से आप खुद कर सकते हो, बता सकते हो। चलो ट्राई करते हैं, फिर से अगला देखते हैं, बताओगे कमेंट में अगर आना, देखते अगर इस 3 देखना, चौथा देखने से पहले अगर आप कमेंट कर देना कि अगर आता है तो समझ में आया कि नहीं आया, ये चीजें। चलिए देखते हैं, संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड पूछा है। संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड आता है यार, आप लोग कर लो भैया, ऐसे कर लो, 18 ले लो। संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 18, फिर 3 से करोगे, 3 3 9, 3 से करोगे 3 1 9 3, यही ना, 2 3 6 6 3 18, तो यही होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, ये तो लिख सकते हैं। तो हम इसका संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भैया,
2, अब ये मत कहना कि सर इसका तो ये था, 2 बार 2 गुणे 3 ये था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जैसे हमने कहा ना कि यहाँ मजले ब्रैकेट में लिखते हैं हम समुच्चय को, वैसे समुच्चय में ये होता है भैया कि कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होता। मतलब हम इसको 2 बार हम नहीं लिख सकते, केवल 1 बार लिख सकते हैं। कोई भी नंबर या फिर लेटर जो भी हो उसको हम रिपीट नहीं करते हैं समुच्चय में, याद रखना। तो आप किसी से पूछेंगे संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड, वो तो यही बताएगा कि नहीं बताएगा? यही बताएगा। आप हमसे पूछो तो भी हम बताएंगे, किसी से पूछोगे और वही बताएगा संख्या अभाज्य कब, लेकिन जब आता रहेगा तब। अब नहीं आता तो क्या हो, तो गलत तो बताएगा ही ना। तो अगर ये सही बताएगा, यही है, तो ये क्या सुपरिभाषित है? हाँ भैया सुपरिभाषित है, क्योंकि सारे के द्वारा आंसर सेम आएगा ना, तो ये सुपरिभाषित है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समुच्चय है। लिख लो। ये समझ में आया? शायद आशा करता हूं कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि समीकरण x स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब x स्क्वायर बराबर 36 का हल ज्ञात करें। हल क्या ये ठीक है? आपने सर दे दिया, सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये समुच्चय है, तो इसको हल करके देख लेते हैं ना, समुच्चय है कि नहीं है। यही है एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर हो जाएगा करड़ी में 36, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाता है, तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस के 6, यही आएगा ना। तो मतलब हम 2 लिख सकते हैं ना, एक तो माइनस के 6 लिख सकते हैं, दूसरा प्लस के 6 लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे। और आप किसी से कोई भी पूछेगा आपसे, या फिर आप किसी से पूछोगे, या फिर कोई आपसे पूछेगा, तो आप यही तो बताओगे। एक तो भैया बताओगे माइनस के 6, दूसरा बताओगे प्लस के 6, यही तो बताओगे ना आप। तो ये परिभाषित है कि नहीं? आप किसी से, पूरी दुनिया में किसी से पूछ लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 का हल बताइए, तो ये बताएगा प्लस माइनस 6, एक माइनस का 6 एक प्लस का 6। अगर ये बताएगा तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित है, सारे के द्वारा आंसर सेम आएगा ना। जब ये सुपरिभाषित है तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय है। यही चीज उतार दो यहाँ पे, सुपरिभाषित है। चलो इसको चेक करते हैं, लास्ट वाला। ये क्या है? 3 सबसे सुंदर अभिनेत्री, लो भैया हीरोइन का नाम आ गया। अब तो बड़े खुश होंगे आप लोग कि हीरोइन का नाम आ गया। अभिनेत्री, एक्टर जिसे आप बोलते हो, एक्ट्रेस। 3 सबसे सुंदर अभिनेत्री कौन कौन से हैं? मेरे हिसाब से कौन कौन हो सकता है? जो है कियारा आडवाणी हो सकती हैं, उसके बाद जो है ये हो सकती हैं, क्या नाम है इनका, कटरीना कैफ हो सकती हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। आपके हिसाब से कौन हो सकता है? आपके हिसाब से अलग कोई और आपकी अभिनेत्री अच्छी होंगी ना, जो आपको एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करती होंगी, उन्हें आप अच्छा लगता होगा कि ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छे सुंदर है। मेरे हिसाब से नए हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है। ये तो होगा कि ना अब 3 सबसे सुंदर, क्योंकि सबके द्वारा आंसर क्या आ रहा है भैया, मतलब अलग अलग आ रहा है। आपका कोई जो है अभिनेत्री, कोई मतलब एक्ट्रेस जो होगी कोई दूसरी होगी, मेरे द्वारा कोई और अच्छी लगती होगी, मतलब मुझे कोई और अच्छी लगती होगी, आपको कोई और अच्छी लगती हो, तो क्या ये सुपरिभाषित है? नहीं, सुपरिभाषित नहीं है। जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है। सिंपल भाषा में लिख दीजिए भैया, ये सुपरिभाषित नहीं है, बस। अब ये मत कहना सर हीरोइन की बात कर दिए थे। अरे यार दीदी कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए तो कुछ भी, ठीक है। सारा एग्जाम्पल अच्छा है। अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपने ये देखा होगा तो समुच्चय की परिभाषा और ये चीजें जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि समुच्चय है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए अब आगे आता है हमारा कि जो हमने एक पहला टॉपिक है समुच्चय और उसका निरूपण। ये चीज समुच्चय, चलो ठीक है, ये तो एक प्रकार से हो गया, दर्शाने के लिए हो गया, ये तो हमने दर्शा दिया ना कि समुच्चय को हमने दर्शा दिया कि समझा दिया। लेकिन और भी इसके तरीके हैं दर्शाने के। समुच्चय के दर्शाने के 2 तरीके होते हैं भैया। पहली विधि है आपकी जो है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि होती है। पहला इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म फर्स्ट वाले को, सेकंड बोल सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोल सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो 2 रूप होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा क्या होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। 2 रूप में करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल ये लिया था
कि 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या, यही लिया था ना एग्जांपल, क्या लिया था यहां थोड़ा देख लीजिए एक बार। 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या, क्या क्या लिया था हमने, क्या क्या होती है बताइए ना। अभी इसके पहले तो एग्जांपल लिया था हमने, तो क्या क्या, 2 4 6 8, यही तो होती है 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं, यही लिया था ना। तो इसको जो है आप देख रहे हैं सेम चीज, इस रूप में जो हमारा लिखा गया है इसको हम डायरेक्टली ऐसे उतार देंगे। ये क्या होता है, 2 4 6 8, ये हमारा होता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। एकदम आसान भाषा है, इसको ऐसे अगर हमने लिख दिया, यही तो था पहले हमने इस रूप में बताया था ना, तो इसको हमने ऐसे उतार दिया, ये हमारा क्या होगा, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले आप पढ़े हो ना, अभी आप पढ़े थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू, क्या पढ़े थे आप, ए ई आई ओ यू, आप इसको ऐसे उतार दो, यही हमारा इस रूप में जो हमारा क्या है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाएगा। समझ आया। अब आता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक सेट है, उसका हमने नाम दे दिया, क्या, ए दे दिया। कोई दिक्कत है नाम देने में, नहीं यार, कुछ भी नाम दे सकते हो ना आप, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो। हमने क्या किया, इस पूरे सेट का समुच्चय का नाम हमने क्या दे दिया भैया, ए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, ये आप जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा ऐसे। ठीक है, आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ही, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से ही आती है ना, और मैथ डिपेंड ही है प्रैक्टिस पे। तो चलिए, तो ये हमने क्या किया, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, इस टोटल जो अवयव है इसको हम मान लेते हैं क्या भैया, यक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको हम, टोटल इस अवयव को हम मान लेंगे यक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यक्स जो है, और उसके बाद लगाएंगे सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, इसको हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार, इंग्लिश में सच दैट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इस प्रकार। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स क्या है हमारा, 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या है, यहां लिखेंगे यक्स इज सच दैट, यक्स 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या, ये चीज है हमारा, इसी को हम बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। इसको क्या बोलते हैं भैया, सच दैट। अगर दो बिंदी लगी हमारी, इसको हम बोलते हैं सच दैट, और हिंदी में बोलेंगे इसको इस प्रकार, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे एक्स माने हैं तो क्या एक्स ही मानेंगे, नहीं भैया, आप कुछ भी मान सकते हो, आप वाई ले लो, जेड ले लो, सी ले लो, बी ले लो, कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। यहां हमने ये लिया ना यक्स, यक्स इज सच दैट, यक्स जो है ये पूरा टोटल नंबर है, यक्स क्या है, 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ये अभी अगले वीडियो में हम बताएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे ज्यादा चीज ना, तो वही होता है ना, घात बात जो भी बोला जाता हो तो मिक्स हो जाएगा, तो आपको जो ये चीज मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे इस मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगला दूसरा क्या है, ये एग्जाम्पल हमने आपने लिया था ना इसके पहले, याद है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये आपने, क्योंकि सारे लोगों के द्वारा आंसर सेम आएगा, तो ये समुच्चय है। जब ये समुच्चय, इसको दर्शाएंगे दो तरीके से ना, एक तो रोस्टर फॉर्म में, दूसरा किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में। तो हमने कहा ना एज इट इज, इसको यही उतार देते हैं, यही ले लो, उतार दो भैया, क्या करोगे, ए ई आई ओ यू, ये उतार दिया, ये हमारा किसमें बन गया,
रोस्टर फॉर्म में, एकदम सिंपल फॉर्म है हमारा। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो, क्या माने आप भी मान लो, कुछ मान लो यार, इसको मान लो बी मान लो, कुछ भी मान लो भैया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बराबर, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे ही लगाएंगे ना, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो समुच्चय थोड़ी होगा फिर। तो उसके बाद बी बराबर, हम इसको टोटल मान लेते हैं, ये वाई है, तब की बार एक्स माने थे, एक्स ही मान लो, वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा ना ये टोटल वाई है। तो क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लगाते हैं, सच दैट, वाई इज सच दैट, वाई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यहां लिखेंगे वाई कामा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण प्रूफ, हो गया सिंपल से भाषा में। अब इसको कहेंगे सर मैथमेटिकल में, इसको भाई वर्णमाला है तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो लिख सकते हैं ना, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हमने लिखा, समुच्चय निर्माण विधि, सिंपल सा, बी बराबर वाई इज सच दैट, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, इस प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं वाई इस प्रकार है, वाई अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बस ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसके पहले और भी आपने एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था भैया आपने, एग्जाम्पल ये लिया था कि जो है सब 5 सबसे सुंदर जानवर, 5 सबसे सुंदर जानवर, लेकिन अब वो क्या था, समुच्चय था, नहीं था। जब वो समुच्चय नहीं था तो हम इस रूप में उसे प्रदर्शित ही नहीं कर सकते, तो क्या फायदा उसे लेने का, यही तो ना, सिंपल भाषा में। तो इस तरह होता है हमारा समुच्चय का निरूपण, दो तरीके से, एक तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, एकदम जैसा है वैसा हमने लिख दिया सेम, वो रोस्टर रूप हो गया। उसके बाद आता है समुच्चय निर्माण विधि। बस सिंपल से क्या करना है, इसको हम टोटल सेट मान लेते हैं, ए के बराबर, ए के बराबर हमने मान लिया। फिर चलिए ए के बराबर मान लिया, इस जो अवयव है ना, टोटल अवयव को क्या मान लेंगे भैया, एक्स के, वाई मान लो, जेड मान लो, आपके ऊपर है, ठीक है। हमने एक्स मान लिया तो लिखेंगे कि यार एक्स इज सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, हिंदी में इस प्रकार बोलते हैं, एक्स इज सच दैट, एक्स जो है 10 से कम समप्राकृतिक संख्या। बस ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण विधि। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं हमने, मैथमेटिकल, हमने कहा कि आगे बताएंगे, अभी बताएंगे तो ये सारा चीज मिक्स हो जाएगा, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हम थोड़ा सा बता दें, ठीक है, जो इस रूप में हम कुछ चीजें हैं समुच्चय में जो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी आपको। तो पहला है कि सदस्य है या फिर अवयव है, इसको हम देखिए भैया क्या इंडिकेट करते हैं, इसको बिलोंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर बोल दो बिलोंग्स, और इसका चिन्ह होता है ना ऐसे। अब ये मत कहिएगा ये ई फॉर एलिफेंट वाला ये है, ठीक है, इसको हम ई तो ऐसे होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स, ठीक, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स। सदस्य नहीं है कह लो, अवयव नहीं है कह लो, या फिर डज नॉट बिलोंग्स कह लो। तो इसका चिन्ह क्या होता है भैया, सिंबल, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये सदस्य है या फिर अवयव या फिर बिलोंग्स बोलेंगे, बिलोंग्स का सिंबल यही होता है, ठीक है। ई नहीं है ये ऐसे है फिर ऐसे है, ये बिलोंग्स है आपका, एलिफेंट वाला ई नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको डज नॉट बिलोंग्स बोलेंगे। जैसे अब चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल मान लो हमने ले लिया कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या, अब हमने कोई ले लिया ये कि मान लो a बराबर हमने ले लिया 1, 1 ले लिया, चलिए ठीक। तो अब क्या है ये चीज देखिए, क्या 1 जो है n से बिलोंग है, मतलब ये जो 1 अवयव है, एक एलिमेंट है, सदस्य है, क्या n का सदस्य है, नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स यही होता है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू n, मतलब एक जो है n से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर इसी के प्लेस पे हम ले लिए होते, मान लो a बराबर हम ले लिए होते हैं 2, 4, ये ले लिए होते, तो देखिए a का जो अवयव है वो n के अवयव में है, 2, 4, 2, 4 है, हाँ है। जब है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सदस्य है ना n का, तो हम बोल सकते हैं कि
2,4 बिलोंग्स टू किससे, n से। बस ये बिलोंग्स का चिन्ह जो मिलेगा उसको बिलोंग्स में लगाएंगे, सदस्य है बोलेंगे, अवयव है बोलेंगे। जो नहीं मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स बोलेंगे, या फिर सदस्य नहीं है, अवयव नहीं है बोलेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको हमने बताई है। समझ, मेरे हिसाब से तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको बता दिया। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया था कि समुच्चय में, समुच्चय को हम क्या कहां से लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, पहला नोट में हम कर सकते हैं, एक प्रकार से नोट लिख लीजिए। समुच्चय को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, पहली चीज। दूसरा हमने क्या आपको बताया, अवयव को कामा लगा के लिखते हैं। तीसरा स्टेप क्या हमने बताया आपको, ये बताया कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखते हैं। समुच्चय में ये इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिएगा भैया, कि समुच्चय को मझले कोष्ठक में लिखते हैं, अवयव को कामा लगा लगा के लिखते हैं। देखिए ये कामा लगा के लगाया है, मझले कोष्ठक में लिखा है। दूसरी चीज, कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखते हम। जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल था ना, हमारा आया था 18 का गुणनखंड 2,3,3 था। तो ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा गलत है। हम दोबारा कोई भी चीज नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार 2,3 लिखेंगे, और ये हमारा सही है। ये चीजें हैं। तो इससे पहले आपको, अगर आशा करता हूं कि जितनी भी सारी वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक बताए आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, जिससे हम अगली वीडियो आपके लिए और अच्छे से बना सकें। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।